नमस्कार, मैं पूनम शर्मा दैनिक सद्भावना पाती में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण बातचीत जो जुड़ी है उस बीमारी से जिसने लाखों जिंदगियों को प्रभावित किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कैंसर की, क्योंकि ये इस तरह से फैल रही है, जो जिस रेट से ये फैल रही है उसके लिए इंदौर में काफी सारे इनिशिएटिव्स हुए हैं। CHL का अपना खुद का केयर यूनिट है, केयर CHL, चौथराम का अपना यूनिट है। जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं इंदौर में, बॉम्बे हॉस्पिटल भी अपना कैंसर यूनिट लाने जा रहा है और धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल भी लाने जा रहा है। यहाँ का जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी खुद की अपनी कैंसर यूनिट है और आज हम यहाँ पर हैं देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल में। तो इस बातचीत का उद्देश्य डर नहीं बल्कि जागरूकता और उम्मीद फैलाना है। तो इसी बारे में हम बात कर रहे हैं देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल के CEO मनीषा शर्मा और एक बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति से। तो आइए बातचीत को शुरू करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत स्वागत है आपका दैनिक सद्भावना पाती में। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे इस अस्पताल की नींव कैसे रखी गई, कब रखी गई और आपके कार्यकाल में इसमें क्या क्या नवाचार हुए हैं? जी, ये अस्पताल 2003 में स्टार्ट हुआ था और पूरी तरह से मतलब इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए इसको हमने बनाया था। सारे फंक्शन, सारे टूल्स हमारे एलोपैथी के थे, लेकिन इस हॉस्पिटल को बनाने के पीछे अजय हार्डिया जी का मकसद था कि इसमें हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन को कैसे उस पर रिसर्च कर सके। इसलिए इस हॉस्पिटल का हमने इन्वेंशन 2003 में यह हॉस्पिटल की नींव रखी गई और उसके बाद सतत रिसर्च करते गए और रिसर्च करते हुए 2019 से इसे हमने पूरी तरह से कैंसर पे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे डेडिकेट कर दिया। जी, जैसे कि आपने बताया इलेक्ट्रो होम्योपैथ पद्धति से इलाज हो रहा है। तो जहां तक हम जानते हैं कि कैंसर के जो इलाज है वो जनरली चारों पैथी उसमें होती हैं, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद। ये पद्धति किस तरह से इलाज करती है और किन पेशेंट्स का करती है? और इससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि कैंसर होते कितने प्रकार के हैं और इसके कॉजेस क्या है, किस कारण से कैंसर होता है? देखिए, अगर हम बात करें कि कैंसर जो डायग्नोस होता है वो एलोपैथी में ही डायग्नोस होता है। टूल्स तो वही हैं और इसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी ही है। अगर किसी से हम बात करते हैं तो कीमो रेडिएशन चल रहा है, इट मीन्स कि उसको कैंसर है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी से ही कैंसर को ठीक किया जा सकता है। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें हम कैंसर का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। इसमें हमारे किसी भी पेशेंट्स को या इस मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये पौधों से निर्मित दवाई है। इसके हम एल्कलॉइड्स निकाल के और पूरी तरह से हर्बल है। इसको हम पेशेंट्स को खाने पीने के लिए और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए देते हैं। तो इसी से हम पेशेंट को क्योर करते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी की बात करें तो एक लोगों में अब ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, अब बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ गई है इस पैथी के बारे में। और हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो पूरे हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के बाहर से भी पेशेंट्स आ रहे हैं। तो कैंसर का ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट अगर हम बात करें कि एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, इसके अलावा इलेक्ट्रो होम्योपैथ के द्वारा भी किया जा सकता है। जैसे कि आपने बोला कैंसर की जो स्टार्टिंग है, जो डायग्नोसिस है वो तो एलोपैथी के थ्रू ही होता है और बाद में आप इसको इलेक्ट्रो होम्योपैथ के थ्रू करते हैं। इसमें मतलब जैसे कि मैंने सुना है 4 स्टेजेस होती हैं। कौन सी स्टेज पर पेशेंट आता है, किस स्टेज पर उसको पता चलता है और किस स्टेज में ये दवाई कारगर साबित होती है? देखिए, अगर हम बात करें तो कैंसर डायग्नोस ही फर्स्ट स्टेज तो बहुत रेयर केस में डायग्नोस होता है, सेकंड थर्ड स्टेज पे ही डायग्नोस होता है। रीजन है उसका कि कुछ लोग जान करके उसको डायग्नोस नहीं कराते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम है तो कैंसर ना निकल आए, इसलिए डायग्नोस वो नहीं कराते हैं। और जब वो सेकंड और थर्ड स्टेज पे जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं तो सेकंड थर्ड स्टेज क्रॉस कर जाता है। कुछ डिसीज ऐसी होती हैं जो मालूम ही सेकंड और थर्ड स्टेज में पड़ती है, उनके सिम्टम ही तभी आते हैं। तो उस स्थिति में हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मोस्टली लास्ट होप के रूप में आते हैं, जो अपना सारा प्रोटोकॉल, सारा एलोपैथ का प्रोटोकॉल ले चुके होते हैं, कीमो, रेडिएशन एंड सर्जरी। और जब पेशेंट्स को कह दिया जाता है कि अब आपका ट्रीटमेंट संभव नहीं है, आप घर ले जाकर सेवा करिए, या कीमो लेने के लिए वो फिजिबल नहीं है, या किसी रीजन से उसकी फैमिली में कोई पेशेंट
एलोपैथी ट्रीटमेंट या कीमो रेडिएशन से उसकी डेथ हो गई है, तो वो सोचते हैं कि हमें कुछ एक नया देखना चाहिए और वो सर्च करते हैं, तो उन्हें देवी अहिल्या हॉस्पिटल नजर आता है और वहां पे वो पेशेंट को लेके आते हैं, तो लास्ट होप के रूप में लेके आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट के अंदर एक नई आशा, नई उम्मीद और एक नया जीवन दान उनको मिलता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा। क्या इस पैथी में किसी प्रकार का दर्द भी होता है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कीमोथेरेपी में और जो भी इसके दूसरे तरीके होते हैं रेडिएशन सर्जरी, वो काफी ज्यादा दर्दनाक होती है। हाउ इलेक्ट्रोपैथी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर पैथीज, आई मीन अदर वेरिएशंस ऑफ ट्रीटमेंट? देखिए, मैं अगर बात करूं तो जब पेशेंट को जब डायग्नोस होता है और तो किसी कंडीशन में उनको पहले कीमो दिया जाता है, फिर सर्जरी का बोला जाता है, सर्जरी के बाद भी अगर उनको कुछ सिम्टम रहते हैं तो उनको रेडिएशन का बोला जाता है। तो ये तीनों ही ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल है, क्योंकि पहले तो सबसे पहली बात है कि पेशेंट को जब पता चला या उसकी फैमिली को पता चला कि इसको कैंसर है, तो 50% डेथ तो उनकी पेशेंट की वहीं हो जाती है कि मुझे कैंसर है, अब मेरा समय बहुत कम बचा है। उसके बाद उसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट जो है, सर्जरी है, कीमो है, रेडिएशन है, तो इससे पेशेंट दिन पे दिन डाउन होता चला जाता है। मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ दोनों ही उसकी डाउन होती जाती है। उसकी एवज में अगर हम बात करें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की, जैसा आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो हमारा ट्रीटमेंट बहुत ही फ्रेंडली ट्रीटमेंट है। इसमें कोई पेनफुल ट्रीटमेंट नहीं है। हमारा एक्सटर्नल एप्लीकेशन होता है, पेशेंट को जिस बॉडी में, जिस ऑर्गन में कैंसर है उस ऑर्गन पे हम लगाते हैं, या हम ये कहें कि हमारा ट्रीटमेंट होलिस्टिक ट्रीटमेंट की तरह काम करता है। हम लोग 7 चक्रास पे काम करते हैं। 7 चक्र हमारे बॉडी के हर ऑर्गन से जुड़े होते हैं, ये सभी जानते हैं। हम उन 7 चक्र अगर हमारे बैलेंस है तो हमें डिसीज नहीं है, और अगर उसमें कहीं कोई कमी है तो उसी ऑर्गन में, जिस चक्र में कमी है उसी ऑर्गन में हमको ये डिसीज है। तो हमारी मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम लोग 7 चक्रास पे लगाते हैं, पाम, सोल और जो भी हमारा ऑर्गन है उस पे हम लोग मेडिसिन का एक्सटर्नल एप्लीकेशन करते हैं, प्लस खाने पीने के लिए देते हैं। तो उससे पेशेंट को कहीं कोई पेन नहीं होता, कोई तकलीफ नहीं होती। वो बहुत ही इजीली, मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो 45 to 60 मिनट का रहता है। एक पेशेंट पे हम दिन में 3 बार करते हैं, तो 1 घंटे में पेशेंट अगर पेन में है तो उसका पेन काफी हद तक कम होना शुरू हो जाता है। ब्लीडिंग है, नोजिया है, कुछ और उसको तकलीफ है, मतलब लूज मोशन है, तो उन सब चीजों में धीरे धीरे फर्क आना चालू हो जाता है और पेशेंट को पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमारे यहाँ का जो माहौल है, जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, उनका जो तरीका है, जो हमने सारा सिस्टम बनाया हुआ है, बहुत ही फ्रेंडली है, तो उनको लगता ही नहीं है कि वो हॉस्पिटल में है। तो एक 20-30% तो उसको ये भी महसूस होता है कि मैं अपने घर में ही हूँ या मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ का वातावरण एकदम नॉर्मल और बहुत खुशहाल है। जी। किस एज के लोगों में कैंसर ज्यादा पाया जाता है, और ये सिर्फ इंदौर की हम बात कर रहे हैं या हम पूरे देश की बात कर रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें कि किस एज में, तो एज क्राइटेरिया कैंसर के लिए खत्म हो चुका है। बट इट में भी जेंडर कुछ भी नहीं है अभी। मेरे अगर हॉस्पिटल में जाके अगर आप देखें तो अभी 4 साल का बच्चा, 5 साल की बच्ची, वो भी एडमिट है। तो एज क्राइटेरिया कुछ भी नहीं है। 25 साल का भी है, 30 का भी है, 50 का भी है और 70 साल का पेशेंट भी आपको हॉस्पिटल में देखने को मिल जाएगा। तो एज क्राइटेरिया अभी खत्म हो चुका है। किसी भी एज में ये डिसीज आ रही है और इतने भयानक रूप से आ रही है। छोटे छोटे बच्चों को देख के हमारा भी बड़ा मन खराब होता है कि इतने छोटे बच्चे को इतनी खराब डिसीज क्यों दे दी, और उसको भी फिर कीमो लग रहा है या सर्जरी हो रही है, पूरा काट पीट देते हैं सारी चीजें। अब वो डॉक्टर का काम है, उसको अपने पेशेंट को ठीक करना है, लेकिन उस तकलीफ को देख के हमें बड़ा वो लगता है। पर हम बच्चों को भी बड़े अच्छे से ट्रीटमेंट देते हैं और बहुत प्यार से उनको लगता नहीं है कि हॉस्पिटल में है। तो एज क्राइटेरिया तो डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे इंदौर में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में कैंसर बहुत स्पीडली स्प्रेड हो रहा है। जी। फीमेल्स और मेल्स को लेकर भी हम इसमें कुछ बाइफरकेशन कर सकते हैं कि फीमेल्स में ज्यादा है या मेल्स में? क्योंकि फीमेल्स में हमने ज्यादातर सुना है ब्रेस्ट कैंसर की बहुत ज्यादा समस्याएं होती हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेल और फीमेल ऑर्गन वाइज हम कैंसर को मतलब सेपरेट करते हैं। फीमेल में मैक्सिमम ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स कैंसर, ये कैंसर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। सुनने में आ रहा है कि अभी सबसे ज्यादा जो स्प्रेड हो रहा है वो सर्विक्स कैंसर बहुत ज्यादा है। इट इज बिकॉज कि लोगों का एक सिटिंग जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली एक ही
पोजीशन में है, इस कारण से वो बहुत ज्यादा हो रहा है? देखिए, अब ये वो इसको कैसे अपन माने कि किस वजह से हो रहा है, ये तो अभी बताना भी मुश्किल है। पहले तो ये होता था कि हमने ये खाया, ये किया, इस वजह से। एक तो हमारा लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगी आपको जी। क्या कैंसर पेशेंट्स के लिए लाइफ स्टाइल बहुत मैटर करता है? जी, ऐसी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, या कैंसर पेशेंट्स को खाने में कुछ एब्सटेन करना पड़ता है, कुछ परहेज, कोई विशेष रूप से कुछ खाना पीना? जी, कैंसर पेशेंट्स की तो लाइफ स्टाइल पूरी तरह से चेंज करनी ही चाहिए। और जो पेशेंट हमारे यहाँ ट्रीट हुए हैं, जो क्योर हुए हैं, उन्होंने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया। हमने जैसा उनको बताया वैसा उन्होंने लाइफ स्टाइल चेंज की, तो बहुत सारे मिरेकल चेंजेस देखने को मिले। 2 से 3 महीने के अंदर ही पेशेंट क्योर हो गया। अगर हम बात करें कि सर्विक्स कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे फीमेल में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है। हालांकि आजकल यूथ में इतना हेजिटेशन देखने को नहीं मिलता, उसके बावजूद मैंने देखा है कि 22 साल की, 23 साल की या 25 साल की लड़की को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और बहुत मतलब इतना ज्यादा ओपन वुंड है, इतनी तरह से स्प्रेड हुआ है, उसके बाद भी उस लड़की ने अपने घर में नहीं बताया, तो ये देख के थोड़ा सा ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हमको डिसीज हुई है और डिसीज होने के बाद अगर हम अपने जो भी फैमिली डॉक्टर है उनसे अगर हम कंसल्ट करते हैं तो उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता है। हमें डायग्नोज कराना चाहिए, दिखाना चाहिए, पर फीमेल में, महिलाओं में ये थोड़ी सी अवेयरनेस की की भी कमी है और थोड़ा संकुचित स्वभाव भी होता है कि ये कैसे बताएं कि 50 साल की, 60 साल की महिला, अब उसके बच्चे भी बड़े हो गए, लड़के के सामने कैसे बोले कि मुझे वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, ये सब चीजें हैं। तो ये सब चीजें थोड़ा सा छुपाते छुपाते डिसीज बढ़ रही है। और ये बात तो बिल्कुल सत्य है। 4 पेशेंट मेरे पास अभी मेरे हॉस्पिटल में सर्विक्स कैंसर के एडमिट हैं और जो कि बड़ी तकलीफ में आए थे। वाइट डिस्चार्ज था, किसी को ब्लीडिंग था, लेकिन अभी काफी हद तक 7 डेज का हमारा प्रोटोकॉल है। 7 डेज में ही उनका 80 to 70% हमने चीजें कंट्रोल की है। तो डिसीज तो किसी भी एज में आ सकती है। जी, हम देख रहे हैं कि इंदौर में अवेयरनेस है, लेकिन वो पर्टिकुलर एक ही दिन उठकर आती है, वो कैंसर डे वाले दिन, वर्ल्ड कैंसर वाले दिन। हम देखते हैं कुछ रैलियां हो रही हैं, बाकी एज सच कैंप्स बड़े कम होते हैं, कैंपेन्स भी बहुत कम होते हैं, और जो कैंप्स लगते भी हैं वो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू लगते हैं, एनजीओ के थ्रू। क्या आपकी भी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंदौर में कैंपिंग करती है अवेयरनेस को लेकर के? जी, हमारी एक कैंसर केयर फाउंडेशन है जो हम लोग अवेयरनेस के लिए ही काम करते हैं। उसमें हम जगह जगह जाके कैंप्स लगाते हैं, महिलाओं को, बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को, सभी को हम अवेयर करते हैं कि कैंसर बहुत घातक बीमारी है और उससे कैसे बचाव करना चाहिए, उसकी सुरक्षा क्या है। इस तरह के कैंप्स हम कई सारे लगा चुके हैं। तो उन कैंप में आप सिर्फ अवेयरनेस करते हैं या किसी प्रकार के कुछ जांचें भी उसमें होती हैं? देखिए, कैंप्स अगर हम लगाते हैं तो कैंप्स हम किसी के साथ कोलैबोरेशन होके लगाते हैं, तो उसमें हम जांच भी करते हैं, जांच भी होती है और डायग्नोज भी करते हैं उसमें पेशेंट्स को, और अवेयरनेस भी रहती है। तीनों ही चीजें कैंप के थ्रू हम बताते हैं। अभी हम लोग वर्ल्ड कैंसर डे पे एक रैली भी निकालते हैं रीगल चौराहे से राजवाड़ा तक के लिए, तो वो अवेयरनेस भी हमने इंदौर में काफी हद तक मतलब लोगों तक हम जाने की कोशिश करते हैं और एक जागरूकता फैलाते हैं। हर साल हम ये कोशिश करते हैं और जगह जगह जहां भी लोग हमें मिलते हैं उनको हम बताते हैं कि कैंसर से बचाव कैसा है, और अगर हमें कुछ सिम्टम, कोई नोड, एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो रही है, एक्स्ट्रा लूज मोशन है, एक्सिस में सारी चीजें हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। कैंसर की बात जब भी होती है, सवाल एक ही सबके मन में आता है, सबसे बड़ा कि मैं जिंदा बचूंगा और बचूंगी या नहीं, और दूसरा सवाल कि पैसा बहुत लगेगा। तो जो निम्न स्तर के लोग हैं या निम्न वर्ग के लोग हैं, क्या उनको कुछ बेनिफिट मिल रहा है यहाँ से? क्योंकि कहते हैं कि कैंसर के ट्रीटमेंट में पैसा बहुत लगता है, तो जो मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इस चीज को कैसे ऑप्ट करेंगे? कैंसर तो ये पूछ के नहीं आता कि किस घर में जा रहा है, बिल्कुल उसके पास पैसा है या नहीं है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल में ये हम कहें कि बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। हाईएस्ट रेट कितना जाता है? 50 to 60,000 के आसपास हमारा 7 डेज का प्रोटोकॉल है। उसमें हम पेशेंट को खाना, रहना और मेडिसिन भी उसी में देते हैं। अब इसके ऊपर अगर हम जाना चाहें तो फिर वो ऊपर आपको जैसा रूम लेना है, जैसी आपको फैसिलिटी लेनी है उसके अकॉर्डिंग है, और कुछ छूट भी हम दे देते हैं। नहीं है कोई सब्सिडी या कोई आयुष्मान योजना उनके लिए कारगर है? अभी तो नहीं है मैडम, क्योंकि हम लोग हर्बल ट्रीटमेंट है और हर्बल ट्रीटमेंट में कोई आयुष्मान या कोई सब्सिडी नहीं चलती है।
अजय हार्डिया जी का हमेशा से रहा है कि इस हॉस्पिटल में अगर कोई पेशेंट अगर हमारे दरवाजे पे आया है ट्रीटमेंट के लिए तो खाली हाथ नहीं जाएगा, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है। लेकिन ये हम उतना ही कर सकते हैं जितना हमारा, क्योंकि हमें भी सारी चीजें चलानी है, हमारा हॉस्पिटल, हमारा स्टाफ और सारी चीजें। बिल्कुल, आपको भी सर्वाइव करना है। तो एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, इतने सारे पेशेंट्स यहाँ पर हर साल आ रहे हैं, उन सब में सक्सेस रेट कितना है? क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि सभी लोग लगभग उस स्टेज पर आपके पास आते हैं जहां पर वो सारी उम्मीदें खो चुके होते हैं कि अब उन्हें नहीं बचना है, 3rd या 4th स्टेज में आपके पास आते हैं, तो सक्सेस रेट कितना है ट्रीटमेंट? अगर मैडम सक्सेस रेट की बात करूं तो हमारे पास पेशेंट्स ही वही आते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब घर ले जाइए, सेवा करिए, कुछ नहीं हो सकता। तो उस कंडीशन में अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो 2 दिन में 3 दिन में उसके तकलीफों में उनकी हम मॉर्फिन कम करा देते हैं, धीरे धीरे हम बिल्कुल बंद करा देते हैं। अल्ट्रासिड खा रहा है तो वो कम हो जाता है, किसी को ब्लीडिंग हो रही है या एक्सेस मोशन हो रहा है तो उन सब चीजों में 60, 50%, 40% भी होता है कई बार। जैसे कहते हैं कि रोता हुआ पेशेंट हमारे पास आता है या स्ट्रेचर पे हमारे पास पेशेंट आता है, उसको हम चलता हुआ भेजते हैं और हंसता हुआ यहाँ से जाता है। तो ये सब चीजें कमी आ जाती है, तो हम ये कहेंगे कि सक्सेस रेट तो हमारी 100% हो जाती है इस कंडीशन में। बहुत शुक्रिया मैम, बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण बातें हमें पता चली कैंसर के बारे में। कोई संदेश जो आप सभी को देना चाहती हूँ? मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि देखिए, पहली बात तो ये डिसीज होनी नहीं चाहिए किसी को। अगर हो गई है और कुछ सिम्टम ऐसे आ रहे हैं तो जरूर हमारे पास के डॉक्टर्स के पास जाएं और अपनी डाइट को थोड़ा सा मैनेज करें। डाइट अगर हम चेंज करेंगे तो निश्चित 60 to 80% हम इस डिसीज से बाहर आ सकते हैं। डाइट का बहुत बड़ा रोल है, हमारी दिनचर्या का बहुत बड़ा रोल है। हमें सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक ही खाना खाना चाहिए। 7 बजे के बाद हमें अगर खाना नहीं खाएंगे और फ्रूट्स वेजिटेबल्स का अगर हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करेंगे, मांस, हमें नॉनवेज बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और कोशिश करें कि अपनी डाइट में एल्कलाइन डाइट अगर हम शुरू कर देते हैं, मिलेट्स वगैरह लेते हैं, तो इस बीमारी से हम काफी हद तक बाहर आ सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया मैम। तो आपने देखा कि कैंसर जैसी जो भयावह बीमारी है उस पर हमने डर के लिए नहीं बल्कि जागरूकता और उम्मीद के लिए ये डिस्कशन हमने की थी मनीषा मैम से। तो आपको सारी चीजें बताई हैं और अंत में कंक्लूजन ये निकल कर आया है कि वी हैव टू फोकस ऑन आवर डाइट, ऑन आवर लाइफस्टाइल, और जितनी जल्दी अगर डायग्नोज हो जाए तो उसको ट्रीट करने में आसानी होगी। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।